दोस्तों आज मैं आपको क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का आईसीएसई क्लास 10th। पूरा चैप्टर आपका ख़त्म करूंगा और इतना आसान करके आपको पढ़ाऊंगा ना कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क होता है। देखो, क्लाइमेट और वेदर दोनों में सेम इवेंट्स होते हैं। बारिश होगी, धूप निकलेगी, ठंड पड़ेगी, बर्फ़ गिरेगी, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है ड्यूरेशन का फ़र्क होता है और एरिया का फ़र्क होता है। जब भी क्लाइमेट की बात होगी तो बहुत बड़ा एरिया होगा, बहुत बड़ा टाइम होगा, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, बहुत बड़ी बड़ी ड्यूरेशन होती है मौसम की। तो जब इतने बड़े टाइम की बात होती है, बड़े बड़े एरिया की बात होती है, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन वेदर बहुत ही छोटे टाइम पीरियड का होता है, ये पल में बदल जाता है। जैसे मान लो अभी दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, एकदम से बरसात हो गई तो वेदर चेंज हो गया। समझ में आ रहा है आपको? वेदर जो होता है वो पल भर का होता है, पल में बदल जाता है वो। आपने कभी देखा होगा कि दोपहर को तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप निकल रही है, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, बादल आ गए और बरसात होनी शुरू हो गई। तो वेदर का एरिया भी कम होता है, ड्यूरेशन भी कम होती है, और इसलिए मैंने क्लाइमेट के आगे हाथी को लगा रखा है। बहुत बड़ा होता है हाथी, और वेदर के आगे चूहे को लगा रखा है। चूहा बहुत छोटा होता है ताकि आसानी से आपके समझ में आ जाए। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मान लो ये हमारी दुनिया है और 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड होता है ना, उसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 जगह पर बांट देता है। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो 2 हिस्सों में हमारी दुनिया को बांट देती है। एक पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के बीच में से होकर गुजरता है। हमारे भारत को भी बांट देता है ये 2 हिस्सों में, और इसकी वजह से हमारे देश के क्लाइमेट को बहुत बेनिफिट मिलता है। देखो, इक्वेटर के पास में जो इलाके होते हैं उन्हें कहा जाता है इक्वेटोरियल एरियाज, और इसके ऊपर जाओगे थोड़ा सा तो ये एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, और जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाओगे तो ये एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। तो अगर आप इंडिया के लैटिट्यूड को देखोगे ना, तो हमारा लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। अभी 2 मिनट रुको आप लोग, मैं बिल्कुल आसान करके आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। तो इंडिया की लोकेशन आप देखो कितनी बढ़िया है। इंडिया की लोकेशन अगर आप देखोगे तो इंडिया में ऐसे एरिया भी आते हैं जो इक्वेटर के पास में है, ऐसे एरिया भी आते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में है, और ऐसे एरिया भी आते हैं जो सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो अब आपको पता लग गया है कि इंडिया की लोकेशन कितनी बेहतरीन है। हमारे पास में तीनों तरह के फीचर्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तीनों क्लाइमेट के फीचर्स अपने पास में हैं। देखो, बहुत सारे देशों में क्या होता है, बरसात ही होती रहती है हर टाइम। बहुत सारे देशों में गर्मी पड़ती रहती है, सूखा रहता है हर टाइम। बहुत सारे देशों में बर्फ़ ही पड़ती रहती है, सूरज निकले हुए 40-40, 50-50 दिन हो जाते हैं। लेकिन अपने पास में सब कुछ है, तभी भारत में इतनी ज़्यादा सब्जियां हैं, इतने सारे फल हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। आप नॉर्थ की साइड में जाओगे, हिमाचल में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे, बर्फ़बारी होती है वहाँ पर। और आप राजस्थान में जाओगे, बहुत गर्मी पड़ेगी। साउथ में जाओगे, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बारिश होती है। तो ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और ये इसी वजह से है क्योंकि अपने पास में तीनों फीचर्स हैं। आई होप मैं आपको आसान करके समझा पाया हूँगा। अब आपको ना क्लाइमेट चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल आसान करके मैंने आपको पढ़ाया है, और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि समझ में आया या नहीं आया। अब देखो, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। मैं समझाता हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया इंडिया की लोकेशन के बारे में। देखो, इंडिया में एक स्पेशल तरह की विंड्स फ्लो करती हैं, बहती हैं, उन्हें हम मानसून विंड्स बोलते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की विंड्स फ्लो करती हैं, और एशिया में जो विंड्स फ्लो करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ के बीच में ये मानसून विंड्स फ्लो करती हैं, बहती हैं। ये पूरा इलाका मानसून विंड्स का होता है, और इसी एरिया में इंडिया भी आता है। इंडिया की लोकेशन भी यहीं पर है, और इसलिए जब मानसून की हवाएं इंडिया में आती हैं तो खूब सारी बरसात लेकर आती हैं अपने साथ में, खूब सारा पानी बरसाती हैं। तो इसलिए हम भारत के क्लाइमेट को क्या कहते हैं, मानसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर मानसून विंड्स फ्लो करती हैं। और क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो मानसून विंड्स का एरिया है वहाँ पर इंडिया भी आता है, और इंडिया में ये विंड्स अपने साथ में पानी लेकर आती हैं, मानसून करती हैं यहाँ पर। अच्छा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में बहुत गर्मी होती है और विंटर्स बहुत ड्राई होते हैं। विंटर्स में जो हवा चलती है ना, वो पूरा मॉइस्चर को उड़ा के ले जाती है। आपने देखा होगा नॉर्थ साइड में अगर आप रहते हो, यूपी वगैरह में, तो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है विंटर्स में।
तरह तरह के मॉइस्चर्स आते हैं स्किन का मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए, तो एनवायरनमेंट के मॉइस्चर के साथ साथ आपके स्किन के मॉइस्चर को भी उड़ा के ले जाती है। चलो अब हम आते हैं हिमालय के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमालय इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें बहुत प्रोटेक्ट भी करते हैं। सबसे पहली बात, हिमालय हमें सेंट्रल एशिया से आ रही ठंडी हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं। सेंट्रल एशिया से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन वो ठंडी हवाएं क्या होती हैं, हिमालय से टकरा जाती हैं आके। अगर हिमालय बीच में नहीं खड़े होते तो वो ठंडी ठंडी हवाएं हिमालय से नहीं टकराती, पहाड़ों से नहीं टकराती, हम तक आती। और अगर हम तक आती ना तो भैया दिल्ली यूपी वगैरह में सब जगह बर्फ़बारी होती, खूब ठंडा होता है यहाँ का। समझ में आ रहा है आपको, ना तो खेती बाड़ी हो पाती। तो हिमालय सेंटर से आ रही ठंडी हवाओं से हमें बचाते हैं। दोस्तों नॉर्थ में हम लोग कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि सर्दियों में भयंकर सर्दी और गर्मियों में भयंकर गर्मी। तो नॉर्थ इंडिया में जो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये हमें एक्सपीरियंस होता है हिमालयाज़ की वजह से। मैं आपको खुलकर समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ क्यों होती है यहाँ पर। बिल्कुल आसान करके आपको समझाऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। अभी फ़िलहाल आप ये जानो कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के, वो हैं हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स और लिटिल रेन। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ का मौसम बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और जब ठंड आती है तो भयंकर ठंड आती है, और बारिश कोई ख़ास होती नहीं है, छोटी मोटी बारिश होती है। और दोस्तों जो ड्यूरिनल रेंज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरिनल रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में कल 43 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर दिन का, और रात का टेम्परेचर था 33 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 43 में से 33 डिग्री को माइनस करोगे तो आएगा 10 डिग्री, और 10 डिग्री डिफरेंस है दोपहर और रात के टेम्परेचर में, और इसे ही कहा जाता है ड्यूरिनल रेंज। समझ में आया ना आपके, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो मिनिमम टेम्परेचर है उन दोनों के डिफरेंस, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है ड्यूरिनल रेंज, और ये काफ़ी ज़्यादा होती है। चलो अब देखते हैं रीजनल वेरिएशंस को। देखो रीजन टू रीजन मौसम काफ़ी बदलता है। किसी इलाके में गर्मी बहुत है, कहीं पर ठंड बहुत है, कहीं पर बारिश बहुत होती है। जैसे राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, वहाँ का टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री तक चला जाता है जून में, क्योंकि ये सारा इलाका रेगिस्तानी है। यहाँ पर रेत बहुत है, और रेत बहुत जल्दी गर्म भी होता है, और रेगिस्तान में हरियाली भी नहीं होती। इतना तो आपको पता ही होगा कि रेगिस्तानी इलाके काफ़ी गर्म होते हैं। तो राजस्थान में एक इलाका है बाड़मेर, वहाँ का टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री तक चला जाता है जून में। लेकिन अगर आप कश्मीर के पहलगाम या फिर गुलमर्ग में चले जाओगे जून के ही महीने में, तो वहाँ का टेम्परेचर होगा 22 डिग्री के आसपास। सेम महीना है जून का, लेकिन फ़र्क देखो कितना है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। देखो पहाड़ के ऊपर आप जाते रहोगे ना, तो टेम्परेचर नीचे होता रहेगा। जितना ऊपर आप जाओगे उतना टेम्परेचर नीचे गिरता रहेगा। मैंने एक बहुत ही गंदा वाला शेर लिखा है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा, और आप क्योंकि मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आपको सुनना पड़ेगा। कहीं गर्मी कहीं सर्दी मौसम का है सीन, कहीं गर्मी कहीं सर्दी मौसम का है सीन, गर्मी में आइसक्रीम सर्दी में हॉट स्टीम। बहुत ही गंदा शेर है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, वाह वाह लिखना कमेंट्स में। अब ऐसे ही अगर आप केरला में जाओगे तो वहाँ की हवा गर्म है, मॉइस्चर है हवा में क्योंकि समुंदर है आसपास। तो वहाँ का क्लाइमेट जो है ना वो एक्सट्रीम नहीं है। केरला का क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं है। वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। वहाँ पर ठंड में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगने वाली आपको, गर्मी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप पंजाब में जाओगे तो पंजाब में गर्मी पड़ेगी तो बड़ी भयंकर गर्मी पड़ेगी, और जब ठंड पड़ेगी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर, क्योंकि पंजाब का क्लाइमेट एक्सट्रीम है। आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखते हैं एक एक करके। कारगिल में -40 डिग्री चला जाता है भाई साहब टेम्परेचर दिसंबर के महीने में। लेकिन जब आप केरला में जाओगे दिसंबर के ही महीने में तो वहाँ पर आपको पंखे चलाने पड़ जाएंगे, ठंड लगेगी नहीं आपको, क्योंकि केरला का दिसंबर में टेम्परेचर होगा 20 से 22 डिग्री तक, 22 डिग्री के आसपास होगा। अब देखो केरला हो या अंडमान आइलैंड्स हो, इन जगहों पर दिन में और रात में लगभग एक जैसा टेम्परेचर रहता है। 7 से 8 डिग्री का फ़र्क होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगेगा आपको लगेगा कि दिन का टेम्परेचर भी एक जैसा है और रात का भी एक जैसा है। लेकिन थार डेजर्ट में 25 से 30 डिग्री का फ़र्क होता है, और 25 से 30 डिग्री का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेत ना बड़ी जल्दी ठंडी भी हो जाती है और बड़ी जल्दी गर्म भी हो जाती है। दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी धूप की वजह से, और रात में जब धूप जाएगी तो एकदम ठंडी हो जाएगी।
मैं थोड़े टाइम पहले ना जैसलमेर में गया था, दिसंबर का महीना था। कोई ख़ास जैकेट वगैरह में लेकर नहीं गया क्योंकि दिल्ली में भी कोई ख़ास ठंड नहीं थी दिसंबर के महीने में। तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो जैसलमेर जा रहा हूँ, वो तो इतना रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर क्या ही ठंड होगी। तो मैं ऐसे ही चला गया और मेरा अनुमान लगभग ठीक भी था, काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे। लेकिन जब रात हुई ना तो इतनी ठंड लग रही कि मैं क्या बताऊँ आपको। हम लोग टेंट में सो रहे थे और ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही वहाँ पर टेंट में, हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। और वॉशरूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी। अपने थोड़े थोड़े से एक्सपीरियंस भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताता चलूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है भाई। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किसी तरह से पढ़ा लूँ, लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। खैर, अब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, स्नोफॉल, हेस्टॉर्म। देखो अभी तो हमने पढ़ाई करी कि कहीं पर टेम्परेचर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत कम बारिश होती है। जैसे हिमालय है, हिमालय पर तो बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल है, लेकिन हमारे देश में बाकी जगहों के ऊपर बारिश होती है। चेरुपुंजी और मौसिनराम जैसे इलाके हैं मेघालय में, जहाँ पर 1100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है एवरेज साल में। लेकिन अगर आप जैसलमेर में जाओगे, जैसलमेर को देखोगे जो कि राजस्थान में है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर 9 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है पूरे साल में। अब कहाँ 1100 और कहाँ सिर्फ 9, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहीं पर पानी ही पानी और कहीं पर एकदम सूखा। मेघालय में एक जगह है तुरा, वहाँ पर जितनी बारिश एक दिन में होती है ना, एक दिन में, उतनी बारिश जैसलमेर में 10 सालों में होती है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि जैसलमेर में जितनी बारिश 10 सालों में होगी, उतनी बारिश तुरा में एक दिन में हो जाती है। अब देखिए जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट मतलब जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया में, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, ये वाला जो एरिया है ये पूरा लाल लाल, ये है कोरोमंडल कोस्ट। और ये एरिया जुलाई अगस्त में सूखा रहता है, जबकि जुलाई और अगस्त मेन महीना है मॉनसून का, बारिश होती है धड़ाधड़, लेकिन ये एरिया एकदम सूखा रहता है। और इन्हीं महीनों में अगर आप गंगा डेल्टा को देखोगे, देखो ये पूरा एरिया कहलाता है गंगा डेल्टा, या फिर उड़ीसा का जो समुंदर के किनारे का इलाका है, वहाँ पर भी खूब तेज़ आंधी चलती है हर तीसरे या पाँचवें दिन इन महीनों में। तो कहने का क्या मतलब है कि बहुत तेज़ बारिश होती है जुलाई और अगस्त के महीने में, आपके स्टेट में भी होती होगी। लेकिन आप अगर तमिलनाडु से लेके जो आंध्र प्रदेश तक का इलाका है, अगर वहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जुलाई और अगस्त में वहाँ पर बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि वहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती। और दोस्तों इंडिया में ज़्यादातर इलाकों में जून से लेकर सितंबर तक के महीनों में खूब बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु के जो समुंदर के किनारे वाले एरिया है ना, वहाँ पर बारिश ही नहीं होती। वहाँ पर बारिश होती है सर्दियों की स्टार्टिंग में। सर्दियों में क्यों बारिश होती है वहाँ पर, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि बारिश भी हर जगह पर एक टाइम पर नहीं होती है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश है और कहीं पर बिल्कुल सूखा है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले है हिमालय। देखो ये बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं और ये साइबेरियंस की ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं। वो ठंडी हवा इन पहाड़ों से टकरा जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। ये ठंडी हवा हम तक नहीं पहुंचती। समझ में आ रहा है आपको? हवा आ रही है ठंडी ठंडी, हिमालय बीच में खड़ा हुआ है, हवा हिमालय से टकरा गई, हम तक नहीं पहुंची। अगर हिमालय नहीं होता तो ठंडी हवा हम तक आती। अच्छा, हिमालय का दूसरा फ़ायदा सुनो। देखो ये है अरेबियन सी, यहाँ से बहुत सारी हवाएं चलती हैं जिनमें मॉइस्चर होता है। समुंदर से हवा आ रही है तो मॉइस्चर साथ में लेकर आएगी, सीधी सीधी बात है। और ये हवाएं भी हिमालय से जाके टकरा जाती हैं। हिमालय इन हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देता। यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा इन हवाओं को। हवाएं टकरा कर वापस आती हैं और फिर बरस जाती हैं। अगर ये हवाएं टकराएं नहीं ना, आगे निकल जाएं, तो बरसात ही नहीं होगी भाई, पानी नहीं बरसेगा। हवा टकराती है हिमालय से, वापस आती है टकरा कर और बरस जाती है, मानसून कर देती है, बारिश कर देती है। अगर ये हवाएं हिमालय नहीं रोके तो फिर हमारा देश बहुत ही ड्राई होता, बड़ा सूखा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है वेरिड रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है लैंड फॉर्म। मैं अभी समझाता हूँ आपको, रुको। देखो अलग अलग तरह की ज़मीन होती है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो लैंड फॉर्म पर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा होगा। रुको मैं समझाता हूँ। यह है हमारा प्यारा भारत और ये वाली साइड है वेस्ट की, और यहाँ पर जो छोटे छोटे पहाड़ हैं ना, उन्हें कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स।
और दोस्तों इन वेस्टर्न घाट्स में खूब जम के बारिश होती है। देखो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, ये आ रही हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और इन वेस्टर्न घाट्स से इन पहाड़ियों से टकराती हैं आके और टकरा कर यहाँ पर बारिश कर देती हैं। और जब पहाड़ों से हवा टकराकर बारिश होती है उसे कहते हैं रिलीफ रेनफॉल। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सुनते रहो मेरी बात, मैं आपको समझा कर रहूँगा। ये देखो हवा तो यहाँ से टकरा गई, बारिश बरसा दी उसने, तो आगे मॉइस्चर नहीं पहुँच पाएगा और ऐसे एरिया का नाम होगा रेन शैडो एरिया। अब सवाल ये आता है कि सर वेस्टर्न घाट से टकराकर बारिश हो जाती है, मानसून आ जाता है, लेकिन वेस्टर्न घाट से टकरा के राजस्थान में क्यों नहीं होती बारिश? राजस्थान में इतना सूखा क्यों है? राजस्थान भी तो वेस्ट में ही है, यहाँ पर भी मानसून होने चाहिए था। देखो राजस्थान में जो पहाड़ियाँ हैं ना वो हैं अरावली हिल्स, और ये अरावली रेंज इस तरह से बनी हुई है, ये पैरेलल है साउथ ईस्ट मानसून विंड्स के। रुको मैं समझाता हूँ। देखो एक पहाड़ी तो ऐसे है और एक पहाड़ी ऐसे खड़ी हुई है। अब जो ऐसी वाली पहाड़ी है उससे हवा टकराती है, जाके मानसून हो जाता है, वहीं पर ही बरस जाती है, हवा को आगे नहीं आने देती। लेकिन जो पैरेलल में है ना ये अरावली हिल्स है, ये बिल्कुल हवाओं के पैरेलल है, तो हवा इनसे टकराती ही नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है ना उसी डायरेक्शन में ये अरावली हिल्स बनी हुई हैं। अब उसी डायरेक्शन में बनी हुई है तो हवा नहीं टकराती उससे, हवा नहीं टकराएगी तो रुकेगी नहीं, और अगर हवा नहीं रुकेगी तो बारिश भी नहीं होगी। सिंपल सी बात है। हाँ अगर अरावली हिल्स एकदम सामने खड़ी होती हवा के, हवा टकराती उससे, तो राजस्थान में भी सूखा नहीं पड़ता, जो रेगिस्तानी इलाके हैं वो नहीं होते, फिर वहाँ पर भी पानी बरसता। अब हम देखते हैं मानसून विंड्स को, बिल्कुल आसान करके आपको समझाऊंगा। देखो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सभी को पता है भाई गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन एक बात जो आपको जाननी ज़रूरी है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर रहेगा हवा का। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये। टेम्परेचर और एयर का प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर का प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर घटेगा तो एयर का प्रेशर बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है ना आप लोगों को? अब दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हवा कैसे बहती है। हवा बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जो लो प्रेशर की वजह से खालीपन क्रिएट हो जाता है ना, उसको भरती है जाके, हाई प्रेशर से जाएगी लो प्रेशर में। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो अरेबियन सी में समुंदर में हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लो होता है उस टाइम पर। और मैंने आपको क्या बताया कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं जाके। अब सिंपल सी बात यह है कि समुंदर में हाई प्रेशर है और इंडिया में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तो समुंदर से हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी और इंडिया में आएंगी। रुको मेरी बात समझो ध्यान से, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट। अब क्योंकि ये हवाएं साउथ और वेस्ट के बीच में से होकर आती हैं तो इसलिए इनका नाम है साउथ वेस्टर्ली विंड्स। क्योंकि इधर साउथ है और इधर वेस्ट है, इन दोनों के बीच में से होकर आ रही हैं तो नाम क्या पड़ा? साउथ वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, और इधर आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो ये हवाएं बे ऑफ बंगाल में भी जाती हैं, वहाँ से भी पानी लेकर आती हैं इंडिया में और बारिश करती हैं आके। अब देखो जब विंटर्स होते हैं ना, विंटर्स में टेम्परेचर होता है कम, टेम्परेचर कम होगा तो हवाओं का प्रेशर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया। अब सिंपल सी बात यह है कि जब इंडिया का टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो हवा यहाँ से जाएगी ना। हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है लो टेम्परेचर की वजह से, तो हवा वहाँ पर जाएगी जहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो दोस्तों ये जो हवाएं हैं ना ये गर्मियों में आती हैं क्योंकि गर्मियों में हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है, और सर्दियों में ये हवाएं वापस चली जाती हैं क्योंकि सर्दियों में हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है लो टेम्परेचर की वजह से। और वापस जाते हुए पता है क्या होता है? बे ऑफ बंगाल से पानी एब्जॉर्ब करती हैं ये और तमिलनाडु में बरसात कर देती हैं जाके। इसी वजह से तमिलनाडु में सर्दियों में बरसात होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको समझाऊंगा कि ठंड में बरसात क्यों होती है तमिलनाडु वाले इलाकों में। तो इसी वजह से होती है क्योंकि ये हवाएं वापस जा रही होती हैं, वापस जाते हुए ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती हैं और तमिलनाडु में बरस जाती हैं। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। देखो इंडिया दो जगह पर डिवाइडेड है। मैंने आपको बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने हमारे देश को दो जगह पर डिवाइड कर रखा है। जो नॉर्दर्न पोर्शन है ना वो कहलाता है टेम्परेट जोन, या फिर आप कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, और जो साउथ वाला पार्ट है इसका नाम है ट्रॉपिकल जोन। तो लैटिट्यूड बहुत हद तक चीज़ों को डिफाइन करता है। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है ना, जिसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता,
गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप टेम्परेट जोन में आओगे तो यहाँ पर सर्दी भी बहुत पड़ेगी और गर्मी भी भयंकर पड़ेगी। अगला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। और दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडक आपको मिलती रहेगी। गर्मियों में हम सब लोग मनाली शिमला जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ठंडक मिलेगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये फ़ोटो है मनाली का। मैं कुछ महीने पहले ही गया था और कोई ख़ास ठंड नहीं थी वहाँ पर। गर्मी लग रही थी मुझे तो यार। मैं सोच रहा था यार क्या मैं मनाली में आ गया, गर्मी है यहाँ तो। लेकिन कुछ घंटों के बाद में मैं ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाता रहा और ठंड बढ़ती रही। और यहाँ पर मुझे इतनी ठंड लगने लगी भाई, स्वेटर पहनना पड़ा मुझे। और उसी दिन क्या हुआ, सेम डे पर मैं और ऊपर गया और बारालाचा पहुँच गया। भाई साहब इतनी ठंड, ज़िंदगी में इतनी ठंड नहीं देखी मैंने। बर्दाश्त ही नहीं हो रही वो ठंड भाई। तो समझ में आ रहा है आपको, एक ही दिन है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और महीने में गया। एक ही दिन में गया मैं। मनाली में मुझे कोई ख़ास ठंड नहीं लगी, गर्मी लग रही थी। थोड़ा और ऊपर गया तो ठंड लगने लगी और बिल्कुल ऊपर गया, बारालाचा पर गया तो भाई वहाँ तो हालत ही ख़राब थी। पता नहीं कितना माइनस टेम्परेचर होगा वहाँ पर। तो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हो ना, जितना ऊपर आप जाओगे उतनी आपको ठंड मिलेगी। और यहाँ पर रेंज भी लिखी हुई है कि हर 166 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा। 166 मीटर चढ़ोगे 1 डिग्री कम हो गया, फिर और 166 मीटर चढ़ोगे 1 डिग्री और कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज। बहुत आसान है ये तो। सिंपल सी बात है कि जो इलाके समुंदर के पास में होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होगा वहाँ का। और यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है क्योंकि समुंदर का मॉइस्चर मिलता है। चलो अगला है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ करना। आप सुकून से आराम से बैठो, मैंने आपको छेड़ा, डिस्टर्ब कर दिया मैंने आपको। तो हमें छेड़ा जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। किसके द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है? वेस्ट के द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है। तभी इसका नाम क्या पड़ा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसमें अपना कोई रोल नहीं है, वेस्ट से कोई डिस्टर्बेंस आता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। कैसे करता है ये डिस्टर्ब, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ से ना हवा बहती है, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई इंडिया में आती है और अपने साथ में ना मॉइस्चर को लेकर आती है और विंटर्स में, सर्दियों में नॉर्दर्न साइड पर बारिश को कर देती है। कई बार आपने देखा होगा कि यार जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च में बारिश हो जाती है। आपके समझ में नहीं आता है कि भाई अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, बारिश क्यों हो रही है यहाँ पर? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। अब डिस्टर्बेंस क्यों होता है, रुको मैं समझाता हूँ आपको। प्रेशर बेल्ट का मतलब होता है चेंजेस इन प्रेशर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो हो जाता है हवा में, और जब टेम्परेचर लो होता है तो हवा का प्रेशर हाई हो जाता है। कितनी बार मैं आपको बता चुका और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है और इसीलिए इसी वजह से हाई प्रेशर से हवा होती हुई लो प्रेशर में आती है। मेडिटेरेनियन सी से आती है तो अपने साथ में मॉइस्चर को भी लेकर आती है। समुंदर से आ रही है तो भाई मॉइस्चर तो होगा ही उसमें, और हमारे नॉर्दर्न साइड पर बारिश को कर देती है। एक बार और समझा रहा हूँ आसान शब्दों में। डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है हाई प्रेशर और लो प्रेशर में। हवा के प्रेशर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हवा बहने लगती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर और हम तक आ जाती है। कहाँ से आती है? मेडिटेरेनियन सी से आती है। मेडिटेरेनियन सी से आती है तो अपने साथ में मॉइस्चर को लेकर आती है और हमें डिस्टर्ब कर देती है, अपने यहाँ पर विंटर में बारिश कर देती है। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम्स। देखो जेट ये होता है, बहुत तेज़ चलता है ना ये, तो जेट स्ट्रीम्स का मतलब यहाँ पर है बहुत 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 ही तेज़ चलने वाली हवाएं। ये इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं और नीचे के सरफेस के ऊपर तो ये बहती ही नहीं है। जहाँ पर हम और आप रहते हैं ना वहाँ पर ये होती ही नहीं है, 20 से 50 हज़ार फीट ऊपर होती हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ठंडी हवा होती है और बहुत बहुत ऊपर आसमान में बहती है ये हवा, एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर में बहती है ये, और इनकी वजह से सडन लो प्रेशर क्रिएट होता है। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर है लो प्रेशर क्रिएट होना, और इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से हमें मानसून के आने का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब है लो प्रेशर होगा हवा का, वहाँ पर खूब तेज़ बारिश होगी। आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना इसके बारे में, बस आप इतना समझो कि बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, बड़ी ठंडी हवाएं होती हैं और 20 से 50 हज़ार फीट ऊपर बहती हैं ये हवाएं, और इन हवाओं से हमें पता लगता है कि मानसून कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा।
नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी। देखो बहुत सिंपल है यार, बड़ा आसान है ये तो। जितना आप समुंदर से दूर होते चले जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम होता चला जाएगा आपका। जैसे दिल्ली है, कितना दूर है यहाँ से समुंदर, तो दिल्ली में क्या होता है, जब गर्मी पड़ेगी तो भयंकर गर्मी पड़ेगी और जब ठंड पड़ेगी तो भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो जितना आप दूर होगे समुंदर से उतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता जाता है टेम्परेचर। लेकिन अगर आप मुंबई की बात करोगे, मुंबई क्योंकि समुंदर के पास में है तो यहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसके बाद आपको पढ़ना है अल नीनो अफेक्ट। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझाऊंगा आपको और आसान करके समझाऊंगा। देखो अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को तो जानते हो ना, क्रिश्चियनिटी में उनको खुदा माना जाता है और जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे 25 दिसंबर को। पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है। और ये जो अल नीनो अफेक्ट है ना, ये भी दिसंबर में ही होता है और इस तरह से इसका नाम पड़ा अल नीनो अफेक्ट। ठीक है, अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है बेबी क्राइस्ट। और बेबी क्राइस्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जीसस क्राइस्ट का भी जन्म दिसंबर में हुआ था और ये अल नीनो अफेक्ट भी दिसंबर में ही आता है। अब देखिए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अल नीनो कंडीशंस हैं। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पीरू, और पीरू में काफ़ी ठंड है, ठंडा देश है, वहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है और पानी भी काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिसंबर के महीने में अल नीनो अफेक्ट आता है। और अल नीनो अफेक्ट क्या करता है सर, पीरू का जो समुंदर का पानी है ना उसको गर्म कर देता है। बात आ रही है समझ में? आमतौर से पानी ठंडा ही रहता है वहाँ पे, दिसंबर में भी ठंडा रहता है, लेकिन कभी कभी दिसंबर में क्या होता है, अल नीनो अफेक्ट आता है कभी कभार और दिसंबर में वहाँ के पानी को, समुंदर के पानी को गर्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे देश भारत में भी कम बरसात होती है, सूखा पड़ जाता है। बस इतना आसान है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिल्कुल आसान करके बेसिक आपको समझना है, बस इतनी सी बात है, ख़त्म। अल नीनो इफेक्ट ख़त्म। दोस्तों इसके बाद आपको पढ़ना है मॉनसून फिनोमिना एंड इट्स मैकेनिज्म। मॉनसून होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझा दो यार, बहुत सिंपल है। हवा में मॉइस्चर है, हवाएं चल रही हैं और उन हवाओं की वजह से बारिश हो रही है, ये मॉनसून है। मॉनसून इज सीजनल रिवर्सल टू द विंड्स, मतलब सीज़न में जो हवाओं का रुख पलटा है, पैटर्न चेंज हुआ है हवाओं का। एक सीज़न आता है ना, हर टाइम तो मॉनसून विंड्स बहती नहीं है ना, एक सीज़न आता है, उसी सीज़न में आती हैं ये और फिर वापस लौट कर चली जाती हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सीजनल रिवर्सल टू द विंड्स। मॉनसून क्या है, हवा अपने साथ में पानी को लेकर आ रही है, बरस रही है और वापस जा रही है, ये मॉनसून है। एक अरेबिक वर्ड है मौसम, और मौसम से ही बना मॉनसून। अब मेरी बात ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान करके आपको समझाऊंगा। देखो समर में इंडिया बहुत गर्म रहता है, आपको पता ही है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है अपना। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो हवाओं का प्रेशर लो होगा। आप कहेंगे सर कितनी बार बताओगे, पक गए हम तो सुनते सुनते। तो भाई पको आप, मैं भी पक रहा हूँ पढ़ा पढ़ा के, आप भी पको। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, और अगर टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई हवा का। तो इतनी सी बात आपके समझ में आ गई कि भैया हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर लो रहता है। लेकिन दोस्तों जो समुंदर है ना, उसका टेम्परेचर लो रहता है, पानी ठंडा रहता है, और क्योंकि समुंदर का टेम्परेचर लो है तो यहाँ का प्रेशर हाई होगा। वही बात रिपीट हो रही है। और एक बार फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो हवाएँ हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो लो प्रेशर हो गया इंडिया का, हाई प्रेशर हो गया समुंदर का। इसी वजह से समुंदर की हवाएं मॉइस्चर लेकर इंडिया में आने लगती हैं और इंडिया में हो जाता है मानसून। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं हवाएं। अब देखो मानसून को भी दो जगह पर डिवाइड किया गया है, एक होता है समर मानसून और एक होता है विंटर मानसून। दोनों में फ़र्क इतना है कि समर मानसून की हवाएं समुंदर में आती हैं और इस वजह से उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है क्योंकि वो डायरेक्ट समुंदर से आ रही हैं। लेकिन विंटर मानसून की हवाएं डायरेक्ट समुंदर से नहीं आती। मैंने आपको समझा दिया था लेकिन एक बार और समझा रहा हूँ आपको। विंटर मानसून की हवाएं नॉर्थ से चलती हैं और ये पानी बरस चुका होता है तो हवाएं सूखी होती हैं, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता ख़ास। पानी तो देखो ये बरसा चुकी हैं, समुंदर से आई समर में, बरसा गई पानी, अब विंटर आ रहा है तो ये वापस जा रही हैं, तो पानी तो है नहीं इनमें। लेकिन ये वापस जाते हुए ना बे ऑफ बंगाल से जाती हैं। बे ऑफ बंगाल में पानी है, बे ऑफ बंगाल से पानी को उठाती हैं और फिर वापस जाते हुए साउथ में बरस जाती हैं। जो पानी बे ऑफ बंगाल से उठाती हैं उसे साउथ में ले जाकर बरसा देती हैं और इसी वजह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे इलाकों में विंटर्स में बरसात होती है। तो ये डिफरेंस है समर मानसून और विंटर मानसून में।
दोस्तों अभी आपके क्लाइमेट चैप्टर के 4 सीजन्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी रहता है, तकरीबन आधा चैप्टर आपका रहता है। तो बचे हुए चैप्टर को हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।